गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं। और कम टू योर क्वेश्चन कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। तो हाँ एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ एज एन एक्टर जब ये काम करती थी। और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की, दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, फिराक और मंटो। उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था, और वो दो फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये। हालांकि खुद पर्सनल लेवल पे बहुत फनी भी हैं और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए। बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फॉर टुक मी सो सीरियसली। और हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक अपने देश की, अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है। जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो अपनी स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं। बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, पर ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शायद कहीं ना कहीं नौकरी खो देते हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद वो मन से नहीं करना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं। तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे। मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस कैरेक्टर से, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंदिता मैम से शेयर किया। मैंने कहा मैम मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला उसमें एज ए हेल्पर काम करता था। तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय, ऑफ कोर्स ऐप्स वगैरह नहीं होती थी। और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे और उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में। ठीक है समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपकी डायरेक्टर, ये खुद अच्छी एक्टर हैं तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेते हैं उसी समय। सो मुझे बड़ी हेल्प मिली और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी और बड़ी सारी चीज़ें। सो थैंक यू मैम वंस अगेन, थैंक यू शाहाना। आई थिंक हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज़ मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपनी किसी चीज़ से जोड़ सकते हो। तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग दिखती है, मैं हर चीज़ में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ। एंड उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। तो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है। और आई थिंक वही वो चाहती है, वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपने फैमिली को सपोर्ट करना। एक उनकी जो निजी ज़िंदगी बदल गई, एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे उस ज़िंदगी को, यू नो। एंड द अदर थिंग दैट आई लव्ड इज़ कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है। उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है, वो एक
हर चीज़ को एक होपफुल नज़रिए से देखने का। जी, मैंने जब मैं मंटो बनाने वाली थी तब मुझे अचानक कहा गया कि अच्छा मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी। तो मुझे वैसे भी कई चीज़ों में दिलचस्पी है, तो मुझे लगा मैं उसको नंदिता दास प्रोडक्शन क्यों बनाऊँ। मैं तो अपने नाम से ही नहीं बनाना चाहती थी। थोड़ा ऐसे हमेशा कोई बोलता है तो मुझे ऐसे छुपने का थोड़ा सा मन करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था, बट 1 घंटे में वो कंपनी बनानी थी। तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स, यानी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो इस वजह से ये नाम पड़ा। ये कोविड के दौरान थी और हम लोग सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से स्टे होम स्टे सेफ, जबकि दुनिया उथल पुथल हो रही थी, माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी, 4 डायरेक्टर्स मिल के साथ आएँ और कोई एक एंथोलॉजी करें। तो मैंने 3 और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया। मैं समीर नायर उनके पास गई, अपलॉज के पास, कि आप इसे प्रोड्यूस करिए। उन्होंने बहुत इसको भी उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया, और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे एक एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते। तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे, तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई। तो मैंने कहा चलिए, मैंने कोशिश की। फिर समीर नायर ने कहा कि नहीं अच्छी, तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा नहीं इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती, ये एक दिन की कहानी है, बस इतना ही है इसमें, और मुझे रेटिंग एल्गोरिदम ये सब इतना समझ नहीं आता, मेरा गणित थोड़ा वीक है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तुम कोशिश करो। तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया, और अब आपके सामने है ये फीचर फिल्म। अब बन गई, अब 1 दिन से 4 दिन की हो गई है कहानी। और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है, जो पहले थोड़ा कम था, वो और उसकी एक जर्नी हो गई। उनके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे, जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी, वो भी आपने देखा ट्रेलर में। तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है, होप्स भी है, ज़िंदगी जैसे होती है उसमें एक चीज़ तो होती नहीं है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें दुख भी है, उसमें डिलेमास भी हैं। सो इट्स वेरी लाइफ लाइक। तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो ज़िंदगी जैसी नहीं लगेगी। इन लोग ने मुझे बुलाया था, द अदर 4 डायरेक्टर्स एंड नंदिता, कि एक ये शॉर्ट फिल्म एंथोलॉजी बनानी है। तो उस चक्कर में हम लोग ने बातें शुरू की। एंड ये सारी कहानियाँ अच्छी थी। नो, नंदिता स्टोरी वाज ऑलवेज द स्टैंड आउट। जैसे कह रही हैं कि एक एक करके सब निकल गए, फिर कोविड आ गया, सब लोग घर में बैठे रहे, एंड फिर उस दौरान में नंदिता रोट दिस स्टोरी इन फुल डिटेल। एंड देन द मिनट द फर्स्ट वेव गॉट ओवर एंड वी वर एबल टू कम बैक, फिर हमने काम शुरू किया to how to make it. And I must say that it's Nandita's inspired choice to get Kapil Paji, because I mean, when you think of the combination Nandita Das and Kapil Sharma, वो बहुत दूर दूर की बात होती है। तो but she was quite convinced, she was able to convince Kapil. And that was a big thing, and then वहाँ से वो आगे बढ़ते गए। अब क्योंकि एक दूसरे को जानने लगे हैं, काम करने लगे हैं, कई बार जो आपको लगता है कि आपके दायरे के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो हैं। मतलब दिल से अगर इंसानी तौर पे अगर देखें तो कपिल और मेरे में बहुत ऐसी सिमिलैरिटीज हैं कि हम घंटों बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं, सीरियस बातें भी करते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं लोगों को। तो एक तरह से आई होप कि जो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो एक खुले दिमाग से सिर्फ एक कहानी देखने आएंगे इन सीधे साधे लोगों की, जो और इस तरह के किरदार हमारी फिल्मों से कम होते जा रहे हैं। जब तक उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं होता, हमें गांव की कहानियाँ नहीं मिलती, हमें शहरी आम आदमी की कहानियाँ देखने को नहीं मिलती। इट हैज़ टू बी समथिंग ओवर ड्रामेटिक, एक आम आदमी की सरल कहानी आज के दौर की, कि क्या उनकी लाइफ है, इस पे फोकस करने का हमें बहुत कम मौका मिलता है। सो आई एम होपिंग दैट ये आपको कहीं ना कहीं छू जाएगी और आप इससे रिलेट कर पाएंगे। नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं, तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना।
मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियस लिया जब मैं बाप, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं हैं, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया। और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों? तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी? कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। हम उसके पहले काफ़ी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए। कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ एक 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूज़िक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है। सो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। वो क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूँगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी। क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं,
तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं तो मुझे मज़ेदार लगी। पहली फिल्म थी, मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी। तो ऐसा होता है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज़ अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है मानस को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। सो बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, मैंने पहला ट्रेलर जो आया है वही देखा था, और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया है। इसका मैसेज थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन क्यों बनाए कि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग जिसको हम कहते हैं, जो नेमलेस फेसलेस हो गए हैं, जो दिखाई भी नहीं देते, उनकी कहानियां नहीं दिखाई देती हैं पर्दे पे, उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं, उनकी कहानियां हम कैसे देखें, इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे तो ये हम सबके लिए, शायद मैं इफ़ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन एवरीबडीज बिहाफ, कि ये है कि हम उनको विजिबल करना चाह रहे हैं, दैट लेट्स पुट देयर स्टोरी बैक वेयर इट शुड बी। और एक आई थिंक जनरली एक हमदर्दी, आई थिंक हमदर्दी एक चीज़ है जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है, सीखा है, और हम एक दूसरे को देखना बंद कर दिया था। मतलब एक आसपास के लोगों को हमने ऑलमोस्ट एक मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने धुत हो गए थे कि आसपास की ज़िंदगी दिखती नहीं थी। तो यहाँ पे एक इंसानियत के तौर पे हमदर्दी वापस जताना या लोगों में महसूस कराना, आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी की पार्ट। और जिस तरीके से जैसे शाना ने कहा, मैम ने कहा कि जब पैंडेमिक था, हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आई थिंक वो अगर रहे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद अगर 2 लोग भी ये चीज़ सीख गए तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं।